Hello friends, welcome back to our own channel Competition Update. My name is सारिका और आज हम समझने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। फ्रेंड्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या प्रोविज़न किए गए हैं वो सब हम देखेंगे। साथ ही अगर आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरा समझना है, इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उनको क्लियर करना है, तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर वो एक टाइम में ही क्लियर हो जाएगा। साथ ही अगर आप देखेंगे तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए जो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलेंगे उसके आप साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टाइम के साथ साथ चेंजेस बहुत ज़रूरी होते हैं, तो हमारे हर चीज़ में चेंजेस होते हैं, तो हमारे एजुकेशन में चेंजेस क्यों नहीं। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में सरकार में आई तो उसके अगले साल 2015 में ही उसने महसूस किया कि एक नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत में होनी चाहिए, और हम इस समय 21वीं शताब्दी में हैं, तो इस हिसाब से हमें एक नई एजुकेशन पॉलिसी की भी ज़रूरत महसूस की गई। तो अगर आप देखेंगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 1986 के बाद अब आई है, यानी 34 सालों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक नए रूप में 2019 में आई। अगर आप देखें तो जो फर्स्ट कमेटी बैठी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए वो 2015 में बैठी। उसमें TSR सुब्रमण्यम थे जो कि पूर्व कैबिनेट सचिव थे। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और कहा गया कि जो प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन है, जो एजुकेशन है, इसका आप एनालिसिस कीजिए और इसके बेस पे क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाइए। ठीक है, तो इन्होंने जो TSR सुब्रमण्यम थे, इन्होंने क्या करा, 2016 में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, यानी अपनी रिपोर्ट दे दी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी तो एक दूसरी कमेटी बनाई गई 2016 में ही, और किसकी अध्यक्षता में, के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में। और इस कमेटी में जो इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई उसमें 8 सदस्य शामिल किए गए। ठीक है, 8 सदस्य की कमेटी बनाई गई। यहीं पर हम देख लेते हैं कि जो के कस्तूरी रंगन है वो एक स्पेस साइंटिस्ट रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं एक, और साथ ही अगर आप देखेंगे तो केरल से बिलोंग करते हैं और राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। साथ ही अगर आप देखेंगे तो इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान से भी ये सम्मानित हैं। तो जो के कस्तूरी रंगन है, इनकी अध्यक्षता में जब एक कमेटी बनी तो इन्होंने जब इस पे स्टडी की कि जो TSR सुब्रमण्यम ने रिपोर्ट बनाई है उसकी इन्होंने स्टडी की, साथ ही इसमें कुछ पॉइंट ऐड भी किए जो इसमें कमियां थी, और इसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2018 में ही गवर्नमेंट को दे दी। उम्मीद थी कि 2018 में ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगी, लेकिन उसके बाद इसमें विचार विमर्श किए गए, लोगों की सलाह ली गई और टाइम दिया गया कि 90 दिन लोग क्या करेंगे, अपनी राय इसमें दे सकेंगे। इसके बाद 30 और 31 मई 2019 को ही जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है भारत की, उसका ड्राफ्ट पूरे भारत के सामने प्रस्तुत किया गया कि ये जो ड्राफ्ट बनाया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, ये है, और इस पर अभी भी क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि अभी हाल ही में 29 जुलाई 2020 को, ठीक है, 29 जुलाई 2020 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा कर दी गई। अभी इसने कानून का रूप नहीं लिया है, अभी ये कानून का रूप लेगा। ठीक है, अभी ये क्या की गई है, घोषणा की गई है।
और कहा गया कि कम से कम 2 लाख लोगों की इसमें राय ली गई। उसमें जो 2 लाख लोग थे वो अलग अलग फील्ड के थे, उन सब की राय लेकर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई। ठीक है, तो ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किस प्रकार से बनाया गया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इससे पहले जो इतिहास रहा है, नई जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उस पर किस किस प्रकार से काम किया गया है, वो चीज़ें हम थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद आएंगे हम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रोविज़न किए गए हैं, इसके बाद हम देखेंगे। चलिए थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि यहाँ पे देख लेंगे। आप सब जानते हैं कि भारत का अपना एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटी हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, इन सब में हर प्रकार से बेसिकली इसमें अगर आप देखेंगे तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के लिए। साथ ही अगर आप देखेंगे तो जो ये फंडामेंटल ड्यूटी हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, इनमें राज्य को और माता पिता को ये उनसे उम्मीद की गई है कि वो 0 से 6 साल के बच्चों का जो लालन पालन है, जो उनकी जो परवरिश है, वो अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है एजुकेशन का। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो शुरुआत की गई भारत में 1948 में डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी हायर एजुकेशन से रिलेटेड ये आयोग बनाया गया। कब? 1948 में। उसके बाद ये तो था हायर एजुकेशन से रिलेटेड। उसके बाद 1951-52 में ये महसूस किया गया कि क्यों ना जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन है, माध्यमिक शिक्षा है, उस पर भी कोई आयोग बनाया जाए। तो इसके बाद बना डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में एक आयोग बना जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता है, सॉरी। तो ये जो आयोग था इसने बताया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, माध्यमिक जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर जो मुदालियर आयोग था उसने स्कूली शिक्षा पर ज़्यादा फोकस किया था। ठीक है, अब ये ऐसे ही चल रहा था पूरा 1964 में। अब हम देखेंगे 1964 में डॉक्टर कोठारी की अध्यक्षता में एक कोठारी आयोग बनाया गया और कहा गया कि जो ये स्कूली शिक्षा प्रणाली है इसको हम नया आकार कैसे दें, इसमें जो भी मॉडिफाई करने होंगे वो किस प्रकार से किया जाए कि शिक्षा जो है उसको एक नई दिशा मिल पाए। तो ये क्या थी? कोठारी आयोग इसीलिए गठित किया गया था, स्कूली शिक्षा को एक नई दिशा देने के लिए। अगर आप देखेंगे तो 1968 में, ठीक है, जब कोठारी आयोग बना उसके 4 साल के बाद 1968 में ही इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। और किस बेस पर? कोठारी आयोग के बेस पर। जो उन्होंने प्रोविज़न डाले थे उन प्रोविज़नों को लेकर शिक्षा में कुछ बदलाव किए गए 1968 में। किसके टाइम पीरियड में? इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में। ठीक है, अब आप देखिए 1985 में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और उस समय एक ड्राफ्ट बना शिक्षा को लेकर, उसका नाम रखा गया शिक्षा की चुनौतियाँ। ठीक है, जो शिक्षा की चुनौती होगी उस नाम से क्या बना? एक ड्राफ्ट बना। और यही ड्राफ्ट जब आया तो इसको नाम क्या कर दिया गया? शिक्षा नीति। इसको नाम दिया गया भारत की शिक्षा नीति। भारत सरकार ने 1986 में जो अप्लाई करी वो करी एजुकेशन पॉलिसी। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे 2019 में 34 साल बाद, ठीक है, 2019 में 34 साल बाद अब क्या आई है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। अब हम देख लेते हैं कि जो ये 1986 में एजुकेशन पॉलिसी थी इसमें किस प्रकार से जो फॉर्मूला था एजुकेशन का वो कैसा था, ताकि हमें आगे कंपेयर करने में इजी पड़े। देखिए 1986 में जो फॉर्मूला था एजुकेशन का वो क्या था? 10 + 2 + 3।
ठीक है। इसके बेस पर क्या थी, एजुकेशन थी, यानी 10+2 यानी यहाँ तक 12th था, 12वीं का बोर्ड, यहाँ पे 10th बोर्ड और +2 12th बोर्ड, और +3 क्या था, ये ग्रेजुएशन था। इस ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आप क्या हो सकते हैं, कैपेबल हो जाएंगे इस 3 ईयर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद। यानी पहले था 10+2+3, ठीक है, ये फॉर्मूला चलता था। लेकिन अब यहाँ पर चेंजेस आए हैं। पहले अगर आप देखेंगे 10 और 12th की परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट सेलेक्ट किए जाते थे। अगर 10th में अच्छी परसेंटेज है तभी उसको साइंस में एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज़ उसको ह्यूमैनिटी या आर्ट्स के सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर एक कह सकते हैं कि यहाँ पर एक इसका ये क्या था, डिसएडवांटेज भी था। तो अब हम देखेंगे कि इसी फॉर्मूले में कहाँ पर चेंज किया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ठीक है। आई होप आपको 1986 का जो कॉन्सेप्ट था वो समझ आ गया होगा, क्योंकि अभी आप उसी को पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हैं। देखिए, इस पे जो मेन फोकस दिया गया है यहीं पर है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसी पर डिपेंड है पूरी एजुकेशन। इसमें फॉर्मूला दिया गया है 5+3+3+4, यानी जो शिक्षा का स्तर है वो अब कितना हो गया है, 4 स्तर, 4 लेवल की एजुकेशन हो गई है। 4 स्तरों में शिक्षा प्राप्त करनी होगी, यानी टीचर भी कितने प्रकार के होंगे, अब 4 प्रकार के होंगे, ठीक है। बेसिक चीज़ें ये। अब कैसे इसको बांटा गया है ये हम देख लेते हैं। जैसे आप देखिएगा, जो फर्स्ट के 5 साल हैं इनको बांटा गया है 3+2, यानी जो पहले के 3 साल होंगे, आप जानते हैं कि प्राइवेट में भी बच्चा 3 साल में जाता था, वो नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी वो करता ही है, लेकिन गवर्नमेंट में भी यहाँ जोड़ दिया गया है। हालांकि अभी भी ये चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं, यानी 3 साल इसके आंगनबाड़ी के होंगे, जिसको माना जाएगा नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी, ठीक है। उसके बाद इसमें पहली कक्षा और दूसरी, फर्स्ट और सेकंड इसमें ऐड होगा। तो इस प्रकार से ये पहले 5 साल होंगे, ठीक है, पहले 5 साल में 3+2 का। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो पहले के ये 5 साल हैं, यहाँ पर मेनली क्या हो रहा है, फाउंडेशन क्लासेस चलाई जाएंगी, जिसमें क्या होगा, डेवलप्ड इंटरेस्ट टुवर्ड स्टडी बाय प्ले, यानी खेलो कूदो और पढ़ो। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये बच्चे के डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है, उसमें बेस बनाने के लिए किया जा रहा है। उसको खेल के साथ साथ पढ़ाई करवाई जा रही है, उसको खाना खाना सिखाया जा रहा है, उसको और मैनर्स सिखाए जा रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो। अब उसे खाना खाने की आवश्यकता आगे की क्लास में सिखाना ना पड़े, उसको ये सारी चीज़ें यहीं पर क्लियर कराई जाएंगी। अब आप देखिए कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम प्रॉब्लम भी साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे, अलग से प्रॉब्लम नहीं लेंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो आंगनवाड़ी में अभी टीचर्स हैं, माना जा रहा, मतलब ये यहाँ पर ऑब्जेक्शन हो रहा है कि ये जो टीचर हैं इनके पास कोई डिग्री या कोई भी कोर्स नहीं है। तो ये जो बच्चे का बेस बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो इसके लिए माना जो कहा गया है कि जो आंगनबाड़ी में अध्यापिकाएं लगेंगी, पहले तो उनकी एजुकेशन देखी जाएगी, साथ ही जिनके पास नहीं है पर्याप्त एजुकेशन उनको 6 मंथ डिप्लोमा या 1 ईयर कोर्स करवाया जाएगा, ताकि वो बच्चों को अच्छे से उनका विकास करने में उनको हेल्प कर सकें, ठीक है। तो ये पहले के 5 वर्ष आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट 3 है, इस 3 में क्या है, क्लास 3, 4 और 5, ये 3 क्लास इसमें ऐड हैं, ठीक है, 3, 4 और 5। इसमें क्या किया जाएगा कि जो मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है और जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं, ड्राइंग है, इन पर फोकस किया जाएगा। अब बच्चे का बेस 3, 4 और 5 में मैथमेटिक्स में भी बनाया जाएगा, साइंस में और सोशल साइंस में, इन सारे सब्जेक्ट में बच्चे का बेस यहीं पर बनाया जाएगा, ताकि बच्चे को अपने कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हों, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 3 को कैसे कैटेगराइज किया गया, इसको नेक्स्ट 3 को हम यहाँ पे देख लेते हैं।
जो नेक्स्ट 3 है उसमें क्लास आएगी 6, 7 और 8, ठीक है, 6, 7 और 8, ये 3 क्लासेस इसमें हैं। इसमें जो पूरा फोकस किया जाएगा वो स्किल डेवलपमेंट पे दिया जाएगा, जो कौशल विकास होता है बच्चे का उस पर ध्यान दिया जाएगा। कैसे? और साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहीं पर बच्चा, यहीं से 6वीं क्लास से बच्चा अपना व्यवसाय चुनने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर व्यावसायिक जो शिक्षा है वो डालनी शुरू कर दी जाएगी। किस प्रकार से? कंप्यूटर कोडिंग उसको सिखाई जाएगी 6 क्लास से ही, कंप्यूटर लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर फॉर्मेशन, एप्लीकेशन फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें उसको 6 क्लास से ही स्टार्ट कर दी जाएंगी, ताकि आने वाले टाइम में बच्चे अगर इन चीज़ों में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो इजीली उनको इजी पड़े, उनके स्किल यहीं से क्या हो, स्ट्रांग हो, आगे उनको कोई भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नहीं कह सकते हैं इसको, यानी यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे कि यहाँ पर हर स्कूल में, चाहे रूरल एरिया में हो या मॉडर्न स्कूल हो, यहाँ पर अभी हम प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं, चाहे वो मॉडर्न स्कूल हो या फिर रूरल एरिया के स्कूल हों, उन सब में कंप्यूटर टीचर रखने पड़ेंगे, और सिंपल क्वालिफिकेशन वाले नहीं, मास्टर डिग्री वाले, क्योंकि कंप्यूटर कोडिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज, एप्लीकेशन फॉर्मेशन, ये सब कौन सिखाएगा? जो खुद भी कंप्यूटर में क्या हो, माहिर हो। तो यहाँ पर नए टीचर रखने पड़ेंगे। वर्तमान समय में भी अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट स्कूलों में कंप्यूटर तो दिए गए हैं, लेकिन कंप्यूटर टीचर नहीं दिए गए हैं। तो इस प्रकार से वो कंप्यूटर कैसे रहते हैं, वहीं पड़े रहते हैं, बच्चे उनमें कुछ भी उनसे गेन नहीं कर पाते हैं। तो 6, 7, 8 में स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ठीक है, अगर आप कहेंगे तो यहीं पर ये पॉलिसी देखने को मिल रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कि यहाँ पर इसका बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। जो 4th कैटेगरी है, आप फॉर्मूले में देखिए, आप 5+3+3, और जो ये 4th है, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो 4th है ये 9, 10, 11 और 12, ये 4 क्लासों का है, ठीक है। चौथा जो स्तर होगा वो होगा 9, 10, 11 और 12, इन 4 क्लासों के लिए। जैसे अभी हाफ ईयरली और फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, वैसे यहाँ पर 6 मंथ में सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएंगे, 9 से सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जो बच्चे को दिया जाएगा वो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट होगा, ठीक है। साथ ही उसकी एनालिटिक पावर को बढ़ाया जाएगा, और वो किस सब्जेक्ट में अपना करियर बनाना चाहता है, काउंसलर के थ्रू उसे काउंसलिंग दी जाएगी, यानी उसे हम क्या बना रहे हैं, डिसीजन मेकर बना रहे हैं। अब वो डिसीजन मेकर बन जाएगा तो वो अपना फ्यूचर सेलेक्ट कर पाएगा कि उसे अपना फ्यूचर किस में बनाना है। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण है कि आर्ट्स का बच्चा साइंस भी ले सकता है और साइंस का बच्चा आर्ट्स भी ले सकता है। जो सब्जेक्ट बच्चा चाहता है वो सब्जेक्ट वो ले सकता है। पहले अगर आपको पता है कि जो हमारी 1986 की पॉलिसी थी उसमें बच्चे स्ट्रीम चुनते थे, साइंस साइड वाले आर्ट्स नहीं पढ़ सकते थे और आर्ट्स वाले साइंस नहीं पढ़ सकते थे, और साइंस के सारे सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, चाहे वो आर्ट्स हो या साइंस हो। पर अब ऐसा नहीं है, बच्चे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे फिजिक्स अगर कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो उसके साथ वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है और पॉलिटी भी पढ़ सकता है। अगर कोई बच्चा बायो पढ़ना चाहता है और मैथ्स भी पढ़ना चाहता है तो वो दोनों पढ़ सकता था। पहले उसको एक ही पढ़ने को मिलता था, या तो बायोलॉजी या फिर मैथ्स। अब बच्चा केवल केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है और उसके साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, या बच्चे ड्राइंग भी पढ़ सकते हैं और मैथ्स भी पढ़ सकते हैं। ये उन पे डिपेंड है कि वो कौन से सब्जेक्ट का यहाँ पर ग्रुप बनाना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, और यहीं से वो अपने सब्जेक्ट में अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। और जिस सब्जेक्ट में वो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं उसमें ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बच्चों के लिए, ठीक है। अपने हिसाब से अगर आप थोड़ा सा इसको हम एक कंपटीशन के पॉइंट से देखें
तो ये जो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिया गया है, लास्ट के जो 4 ईयर हैं, ये कहीं ना कहीं जो यूनानी दार्शनिक थे प्लेटो, इनकी जो एजुकेशन पद्धति थी, जो शिक्षा पद्धति थी, उस पर ये बेस्ड मानी जा रही है। लेकिन उस समय का क्राइटेरिया अलग था, आज का क्राइटेरिया अलग है। तो कहीं ना कहीं जो व्यवसाय करना चाहता है वो चुन सकता है। इसके बाद हम देखेंगे हायर एजुकेशन। तो ये हमने देखा जो मेन एजुकेशन का फॉर्मूला है 5+3+3+4 का, यानी अब जो शिक्षा हो गई है वो कितने साल की हो गई है? 15 साल की। 15 साल की। पहले क्या थी? 12 वर्ष की थी। अब कितनी हो गई है? 15 साल की। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा एडमिट होगा, स्कूल में एडमिशन लेगा, वो 3 साल से लेगा, और पहले बच्चा किस में लेता था? 6 साल में एडमिशन लेगा। तो यानी अब हो गया है 3 से लेकर 18 साल तक। ठीक है, यानी जो राइट टू एजुकेशन है उसका जो कानून है उसने एक व्यापक बड़ा रूप ले लिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस प्रकार से इस फॉर्मूले को बनाया गया है। अब हम देख लेते हैं हायर एजुकेशन में क्या है। अब देखिए हायर एजुकेशन में किस प्रकार के जो प्रोविज़न हैं वो हम देखेंगे। तो हायर एजुकेशन में क्या है? मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट स्कीम है, यानी अपने हिसाब से बच्चे इसमें एंट्री भी कर सकते हैं और जब चाहें इससे एग्जिट बाहर भी जा सकते हैं। पहले अगर आप देखेंगे कि जब ग्रेजुएशन बच्चा करता था, सपोज दैट उसने बीए करना था, उसने 2 साल का बीए किया और वो अब 3rd ईयर नहीं कर पाया, उसकी कोई प्रॉब्लम आ गई है, वो 3rd ईयर नहीं कर पाया, तो अब क्या हो गए? उसके 2 साल क्या हो गए? बर्बाद हो गए हैं, है ना, वेस्ट हो गए हैं वो। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। देखिए, अगर किसी ने जब 12th के बाद पहले ईयर में एडमिशन लिया, उसने जब पहले ईयर में एडमिशन लिया और उसको अब यहीं तक पढ़ना है, ठीक है, 1 ही साल पढ़ना है, अब उसको नया व्यवसाय लेना है या वो यहाँ से एग्जिट करना चाह रहा है, तो उसको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद भी क्या कर सकता है? वो कंटिन्यू कर सकता है, कितने साल भी बाद भी वो एजुकेशन कंटिन्यू कर सकता है, यानी उसके पास 1 साल का सर्टिफिकेट है। ठीक है, अब उसको वो 1 साल दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा और कहीं पर भी वो जॉब के लिए जाए या कहीं पर उसको बेनिफिट भी मिलेगा तो इस 1 साल का भी मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। अगर आप देखेंगे, अगर 2 साल का किया, ठीक है, 2 साल आपने पढ़ाई की 12th के बाद, तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 3 साल का पूरा कर दिया है तो उसको ग्रेजुएशन डिग्री माना जाएगा। ठीक है, कौन सी डिग्री? ग्रेजुएशन डिग्री। तो कंफ्यूज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जब ये 3 साल की स्टडी पूरी हो जाएगी तो ग्रेजुएशन की डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा और किसी भी सरकारी जो नौकरी है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, वो यहीं काउंट होगी। ठीक है सब कुछ वैसा ही सेम, लेकिन यहाँ पर जो पहला और दूसरा साल है इसको भी यूटिलाइज कर दिया गया है। ठीक है, ये बच्चे के ये 2 साल वेस्ट ना हो, इनको भी ऐड कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती थी, उनको बीच में छोड़ना पड़ता है, कई रीज़न होते हैं उसके। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 साल बच्चों के यूटिलाइज हो चुके हैं। पहले साल करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में डिप्लोमा सर्टिफिकेट और तीसरे साल में वो डिग्री ग्रेजुएशन की उसको मिल जाएगी। अब अगर उसने कंटिन्यू 4थे साल भी कर दिया तो उसको रिसर्चर डिग्री मिलेगी। ठीक है, और इसको अब इस नज़र से देखा जाएगा कि वास्तव में ये बच्चा एजुकेशन में ही अपना फ्यूचर बनाना चाहता है। ठीक है, एजुकेशन में ही वो आगे बढ़ना चाह रहा है, क्योंकि अगर वो एजुकेशन में नहीं बढ़ना चाह रहा था तो वो इस ग्रेजुएशन डिग्री को लेके और चीज़ें कर लेता। ठीक है, लेकिन 4 ईयर का जब वो करेगा तो उसको मिलेगा रिसर्चर डिग्री की एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूज करने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि ग्रेजुएशन कब होगा, हम सरकारी नौकरी के लिए कब एलिजिबल होंगे, तो वो सब कब हो जाएंगे आप? जब आप 3 साल का कंप्लीट कर देंगे स्टडी।
ठीक है। चलिए, अगर आप यहीं पर देखेंगे हायर एजुकेशन की हम बात करेंगे तो 4 ईयर डिग्री आपने ले ली, रिसर्चर डिग्री यहाँ से जो हमने बोली थी, इसके साथ मास्टर डिग्री कर दी, देन पीएचडी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप पीएचडी में आपको ये जो रिसर्चर डिग्री है ये हेल्प करेगी पीएचडी के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो एमफिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एमफिल है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, उसकी जगह में जो ये मास्टर है उसको भी उतनी ही मान्यता है, क्योंकि आप यहाँ पर 4 साल का कोर्स पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो एमफिल को हटा दिया गया है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। और जो ये एजुकेशन से रिलेटेड कॉलेज होंगे, चाहे वो प्राइवेट होंगे या गवर्नमेंट होंगे, उनमें सब में ये पॉलिसी लागू होगी, जिस हिसाब से सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे उन दोनों में ही ये क्या होगी, अप्लाई होंगे ये। ठीक है, अब यहीं पर हम एक और देख लेते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एक टीचर कैसे बना जाए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा और आने वाले जो कंपटीशन से जुड़े हुए बच्चे होंगे कि हम किस प्रकार से टीचर बनेंगे, वो देखने को यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको। चलिए, अगर आपने 12th कर दिया है तो उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको टीचर ही बनना है, आपने अपना व्यवसाय शिक्षक के रूप में ही देखना है, तो आप 4 साल का क्या कर देंगे, बीएड का कोर्स करेंगे। ठीक है, 4 साल का बीएड कोर्स करेंगे, उसमें आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, स्किल डेवलपमेंट होंगे, टीचिंग डेवलपमेंट करवाई जाएगी, आपके प्रोजेक्ट देखे जाएंगे, प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे और रियलिटी में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको बच्चों को कैसे टैकल करना है, उनका डेवलपमेंट, उनको किस प्रकार से सिखाना है, ये 4 सालों में सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, और 4 साल बाद एक अच्छा टीचर बन के क्या निकलेगा, ठीक है, इस बीएड के माध्यम से, क्योंकि अब उसको क्या करना है, केवल शिक्षक बनने की ओर ही अपना झुकाव देना है, क्योंकि उसने चुना ही वही है अब। ठीक है, इसके बाद अगर आप बीएड का कोर्स तो कर लिया, लेकिन अब आपको फाइनल सिलेक्शन में कैसे जाना है वो देखेंगे। सीटेट क्लियर करना होगा। ठीक है, और सीटेट में 4 लेवल होंगे, हमने फॉर्मूला देखा था अभी, कौन कौन सा, 5+3+3+4 का, तो मैंने बोला था कि लेवल कितने हो गए हैं, अब 4 लेवल हो गए हैं, तो सीटेट के भी 4 लेवल होंगे, यानी जो 3+2 है ये आगे के 5 हैं, इसके लिए भी सीटेट क्लियर करना होगा, इसके लिए भी सीटेट करना होगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी, इन चारों में सीटेट क्लियर करना पड़ेगा। अभी तक सीटेट फर्स्ट और सेकंड था, अब 4 कैटेगरी में होगा। ठीक है, और बाकी जो स्टेट टेट होते हैं वो भी क्लियर करने होंगे। ठीक है, ऑप्शन में है, चाहे आप स्टेट टेट करें या सीटेट के लेवल क्लियर करें। इसके बाद एक परीक्षा देनी होगी जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, इसके साथ साथ डेमो भी देना पड़ेगा, डेमो के साथ साथ इंटरव्यू भी होगा। और इसमें एक और चीज़ जोड़ी गई है कि ऑनलाइन लेक्चर, वर्तमान टाइम में आप देख रहे हैं जो ये पैंडमिक का टाइम है, हम सब यहाँ पर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर टीचर में ऑनलाइन जो उसको सिखाना है वो भी उसको पहले से आना चाहिए, क्योंकि जो आज देख रहे हैं आप, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, बहुत सारे टीचर एक ऐसी एज में हैं कि वो यहाँ पर इस चीज़ को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, तो आपको यहीं से ऑनलाइन लेक्चर भी डालना होगा और आपको रेटिंग मिलेगी, लोग कितना आपके लेक्चर को पसंद कर रहे हैं, कितनी आपकी जो टीचिंग स्किल है कितना पसंद किया जा रहा है, ये सब का रिकॉर्ड बनेगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, तब जाकर क्या बनेंगे, एक टीचर बनेंगे। ठीक है, तो ये था 12th के बाद अगर आप अपना व्यवसाय टीचर बनना चाहते हैं, टीचर चुनना चाहते हैं, तो आपको इन माध्यमों से गुजरना होगा और फिर आपका जो सिलेक्शन होगा एज अ टीचर होगा। अब हम देख लेते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020, इसमें भाषा को किस प्रकार से प्रयोग करना है, यानी लैंग्वेज को किस प्रकार से बताया गया है। तो अगर आप देखेंगे 5th तक जो एजुकेशन दी जाएगी वो मदर लैंग्वेज में, जो मातृभाषा होगी बच्चे की, उसमें क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि माना गया है कि जो बच्चा है वो मदर लैंग्वेज में जल्दी से किसी चीज़ को सीखता है और बताने के भी जो उसके जो तरीका होता है वो अच्छा होता है, यानी उसकी जो कैचिंग पावर होती है वो मदर लैंग्वेज में ज़्यादा होती है।
ठीक है। अगर आप देखें 5 से ऊपर की क्लास यानी 8 तक की यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यानी त्रिभाषीय सूत्र यहाँ पे लगाया जाएगा। और यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इसको जब सीधे पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको समझा देती हूँ कि किस प्रकार से जो 3 लैंग्वेज फार्मूला होगा वो अप्लाई होगा। एक तो बच्चा अपनी मदर टंग यूज़ करेगा, ठीक है। एक क्या सेलेक्ट करेगा इसमें, अपनी मदर लैंग्वेज जो उसकी मदर टंग होगी। जैसे हम ले लेंगे, अगर मलयालम किसी ने ले ली, ठीक है, अगर किसी ने मलयालम अपनी मदर लैंग्वेज ले ली, अब उसको 2 और इंडियन लैंग्वेज लेनी पड़ेंगी। और वो 2 इंडियन लैंग्वेज लेगा तो कौन सी लैंग्वेज में से, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उनमें से वो किसी 2 लैंग्वेज को लेगा। यानी ये इंडियन लैंग्वेज है तो इन 22 भाषाओं में से कोई 2 भाषाएं वो लेगा। यानी अब वो कोई भी विदेशी भाषा यानी फ्रेंच, जापानीज़, चाइनीज़ जो भी सीखते थे बच्चे, अब उसको नहीं ले पाएंगे, ठीक है। यानी एक मदर लैंग्वेज प्लस 2 इंडियन लैंग्वेज। तो ये है त्रिस्तरीय जो फॉर्मूला है भाषा का, वो यहाँ पर इस प्रकार से है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी सी ये आएगी कि जो बच्चा है वो यहाँ पर 8th क्लास तक, सपोज दैट वो अपनी मदर लैंग्वेज में 8th क्लास तक अपनी एजुकेशन को लेके जा रहा है, तो अब उसके सामने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि अब इंग्लिश में क्या हो जाएगा, उसके लिए एक फोबिया हो जाएगा, एक नया सब्जेक्ट उसे लगेगा वो। क्योंकि हमारी जो प्राइवेट कॉलेज हैं या हायर एजुकेशन है, यहाँ पर उसे इंग्लिश की अभी भी उतनी आवश्यकता है, आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप बच्चे को मदर लैंग्वेज ही सिखा रहे हैं तो हायर एजुकेशन में वो कैसे वहाँ पर एडजस्ट करेगा। आप देखते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, मैं ये मानती हूँ कि वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, उनके जो स्किल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उनके सोचने समझने की क्षमता, उनमें आइडियाज़ ज़्यादा होते हैं। लेकिन बस इसी कारण कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, इस कारण वो अपने आप को कहीं पर भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। उनमें जो हेजिटेशन होती है वो केवल इंग्लिश के कारण होती है। और अगर आप, अब तो हिंदी भी ऑप्शन में नहीं, अगर आपने मदर लैंग्वेज में शुरू करवा दिया तो अब क्या उनके अंदर इंग्लिश का फोबिया नहीं बनेगा? ये बहुत चैलेंजिंग है। साथ ही अगर आप देखेंगे कुछ बच्चे 12th के बाद सीधे कोर्स करते हैं, ठीक है, और वो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, तो प्राइवेट स्कूलों का आप देखते हैं पूरा जो फॉर्मुलेशन है वो इंग्लिश बेस्ड है। तो अब उनको इंग्लिश में कितनी प्रॉब्लम होगी ये देखना ज़रूरी है। साथ ही अगर आप देखेंगे जो ये इंग्लिश है वो एक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे को जोड़ती है वो वाली एक भाषा है। तो बच्चे जो 12th के बाद कोर्स करते हैं और सीधे अपने जो करियर बनाते हैं या जॉब के लिए विदेशों में जाते हैं, तो वहाँ पर उन्हें बहुत दिक्कत होने वाली है। ये चीज़ें यहाँ पर आएंगी लैंग्वेज के उससे। लेकिन कहा गया है कि ये पॉसिबल हो तो आप मदर टंग में करवा सकते हैं, अदरवाइज़ बच्चे को इंग्लिश में अगर करवाना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी या संविधान की जो 22 भाषाएं हैं उन सब में वो पढ़ सकता है, ठीक है। उसको कोई 3 भाषाएं लेनी पड़ेंगी। चलिए अब हम देखते हैं कि 12th के बाद अगर हायर एजुकेशन में जाना है तो क्या करना पड़ेगा। बच्चे ने 12th पास कर दिया है और उसके हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में जाए या गवर्नमेंट सरकारी जो हायर एजुकेशन कॉलेज होंगे उनमें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए एक कैट का एग्ज़ाम पास करना होगा। कैट यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट को पास करना होगा, ठीक है। इसको पास करने के बाद उसे कहाँ एडमिशन मिलेगा, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा। और ये जो कैट का एग्ज़ाम करवाएगा वो NTA यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी करवाएगी, ठीक है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें NTA की भी स्थापना की जाएगी, जिसका काम क्या होगा, कैट जैसे एग्ज़ाम वो करवाएगी, ठीक है। और इसका जो कैट पास किया जाएगा उसका एम क्या रहेगा, यानी आप कैट पास करके क्या जॉब तो नहीं ले सकते हैं या कोई एग्ज़ाम तो नहीं दे सकते हैं। आपका जो एम रहेगा कैट के बाद सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए होगा,
ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन अब देखिए फिर यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन हो रहा है कि जो ये कैट का एग्ज़ाम बच्चे ने पास कर लिया है, अगर उसने कैट का एग्ज़ाम पास कर लिया और वो प्राइवेट स्कूलों में गया अपना ये कैट का सर्टिफिकेट लेके, और प्राइवेट स्कूलों ने नहीं माना ये, तो भी उन पर कोई दबाव इसमें नहीं बनाया गया है। तो अभी इनमें बहुत सारी कमियां आ रही हैं। जब तक ये कानून बनाया जाएगा क्या पता इन चीज़ों को मॉडिफाई किया जाए, ठीक है, क्योंकि क्रिटिसाइज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ कुछ पॉइंट में बच्चों को दिक्कत हो सकती है फ्यूचर में। अगर बच्चे ने कैट किया है और उसको प्राइवेट स्कूल नहीं मानेंगे, वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाएंगे, तो फिर बच्चे के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही कैट के लिए क्या कर चुका, अपना टाइम और उस पर जो स्टडी में उसने टाइम लगाया वो पहले ही यहाँ पे लगा चुका है, ठीक है, इस एग्ज़ाम में। और ये एग्ज़ाम कौन करवाएगा कैट का? नेशनल टेस्ट एजेंसी, जिसकी स्थापना भी करनी है। चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं हम, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो गोल्स फॉर 2035, यानी 2035 तक, ठीक है, 2035 तक हमें बच्चों का जो इनरोलमेंट रेशियो है उसको प्राप्त करना है। वो गोल्स क्या क्या हैं हमारे, वो हम देखेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि आप अलग अलग वीडियोस देख रहे हैं, अलग अलग कहीं पे आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो सब कंफ्यूजिंग सा, किसी में कोई पॉइंट को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, तो हम सारे पॉइंट यहाँ पे लेके चल रहे हैं ताकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे डाउट है आपके वो एक साथ क्लियर हो जाएं, ठीक है। चलिए अब जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो गोल्स है हमारा 2035 तक का, वो कैसा है ये देख लेते हैं हम। जैसे जब प्राइमरी एजुकेशन में बच्चे एडमिशन लेते हैं तो सपोज दैट वहाँ पे 90% स्टूडेंट ने क्या लिया है, एडमिशन लिया है, यानी 1000 में से अगर 900 बच्चे क्या हुए हैं, प्राइमरी में इन्होंने इनरोल किया है, एडमिशन लिया है, ठीक है, ये तो प्राइमरी तक थे 90%। जब ये सेकेंडरी एजुकेशन में आते हैं तो इनका परसेंटेज क्या हो जाता है, 56.5% हो जाता है, ठीक है, यानी क्लास 11 और 12th तक ये बच्चे कितने परसेंट में आ जाते हैं, 56% रह जाते हैं। करंट परसेंटेज की ये बात की जा रही है। तो 2035 में कहा गया है कि जो गोल रखा गया है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन गोल होगा, यहाँ पर बच्चों की संख्या को 100% करना है, ठीक है। जो बच्चे प्राइमरी कर रहे हैं पूरी कोशिश की जाएगी कि 2035 तक वो 100% बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन में आए, ठीक है। करंट आपको परसेंटेज मैंने बता दिया है कि 11-12th में इतने बच्चे आ रहे हैं। अब हायर एजुकेशन में अगर आप देखेंगे, जो ये 56.5 बच्चे यहाँ आते हैं सेकेंडरी में, हायर तक आते आते उनका परसेंटेज क्या हो जाता है, 26% रह जाता है। तो और ये एक सोचने वाली बात है कि बच्चे एजुकेशन को कितना छोड़ते हुए चले जाते हैं, यानी बच्चों का एजुकेशन लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ बच्चों की इनरोलमेंट कम होता जा रहा है। तो अब गोल रखा गया है 2035 में हायर एजुकेशन के लिए कि यहाँ तक 50% बच्चे पहुँचने चाहिए, ठीक है। कितने परसेंट, 50% बच्चों को यहाँ तक लाया जाएगा। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, देखिए जो मैंने लास्ट में आपको बताया था ना, 5+3+3+4 का जो 4 पार्ट था हमारा, जिसमें 9th 10th 11 और 12th ये क्लास थी ना, यही बेस बनाएंगे किसके लिए, हायर एजुकेशन के लिए। जब यहाँ पर बच्चा एजुकेशन को चुनेगा, अपने सब्जेक्ट को चुनेगा कि मैं फ्यूचर किस में बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, यूनिवर्सिटीज़ और जो हायर एजुकेशन है यहाँ पर बच्चों की संख्या अब बढ़ेगी। अब यहाँ पर देखिएगा कि क्या क्या नई चीज़ें चाहिए बच्चों के लिए। अगर हायर एजुकेशन में 50% स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को करना है, तो एजुकेशन के लिए जो कॉलेज हैं उनकी संख्या भी दुगनी होनी चाहिए, ठीक है। 26% बच्चे तो पढ़ रहे हैं जो इस समय यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज हैं, अगर डबल करना है तो कॉलेजेस भी क्या होंगे, डबल होंगे। और जो फीस ली जाएगी बच्चों से, उसी के माध्यम से क्या बनाए जाएंगे, कॉलेज बनाए जाएंगे। उसके लिए कोई अलग सा फंड नहीं, बच्चों की फीस से ही नए कॉलेज बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये था ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो गोल्स ऑफ 2035।
अब हम देख लेते हैं कि न्यू चेंजेस क्या क्या किए गए हैं। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। जो HRD है यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन मंत्रालय के नाम से जिसे जाना जाता है अब तक, अब उसका नाम क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय होगा। ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। यानी जो शिक्षा मंत्रालय, इसका नाम बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन अब हो रहा है ये 2020 में। तो ये एक क्या है, न्यू चेंज है ये। ठीक है, इस एजुकेशन पॉलिसी में NTA यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी की भी स्थापना की जाएगी। एक प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पर UGC समाप्ति की ओर है। ठीक है, जब नेशनल टेस्ट एजेंसी हो जाएगी, ये टेस्ट करवाने लग जाएगा, तो अब UGC का औचित्य क्या रहेगा ये अभी देखना है। ठीक है, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है अभी ये कानून का रूप लेने वाला है और इसके बाद अभी यहाँ पर भी चेंजेस बहुत सारे होंगे और कौन कौन से अभी सुझाव जाएंगे कि कौन कौन से बच्चों के फ्यूचर के साथ कहाँ कहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है, इन सब पे क्या होगा, क्रिटिसाइज होके एनालिसिस करके इसको बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन कमीशन की भी स्थापना की जाएगी। और बहुत इम्पॉर्टेंट, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी GDP है जो, उसका 6% शिक्षा पर लगाया जाएगा। ठीक है, एजुकेशन पर अब GDP का 6% लगेगा। करंट में कितना लगता है, वर्तमान में लगता है 4.43% लगता है कुल GDP का, अब लगेगा 6%। ठीक है, नए कॉलेजों की स्थापना की जाएगी क्योंकि हमें हायर एजुकेशन में बच्चों का जो इनरोलमेंट है वो उसको बढ़ाना है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे स्कूल और हायर एजुकेशन में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा और स्कूल और हायर एजुकेशन में फ़ीस निश्चित की जाएगी। जो फीस डिसाइड की जाएगी नेशनल लेवल पे, उसी को क्या किया जाएगा, उससे ज़्यादा फीस नहीं ली जाएगी। कॉलेज अपने तरीके से फ़ीस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और एक बहुत अच्छा चेंजेस यहाँ पे ये है कि जो पूरा ऑल इंडिया में है उसमें जो हायर एजुकेशन है वहाँ पर सिलेबस एक जैसा होगा, चाहे बच्चा किसी भी स्टेट में पढ़ रहा हो या किसी भी रीजनल एरिया हो, रूरल एरिया हो, सब में क्या होगा, सिलेबस एक जैसा होगा। क्योंकि आगे वो कंपटीशन में आए, जब वो आगे अपने करियर बनाने के लिए आए तो उसको वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लेते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक वर्ड आया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है ये धीरे धीरे बाद में समझ में आएगा जब ये अप्लाई होगा, लेकिन फ़िलहाल बताया गया है कि जो हायर एजुकेशन के दौरान बच्चे जो भी कोर्स करेंगे या जो भी सर्टिफिकेट की पढ़ाई करेंगे उनको उसके एकेडमिक क्रेडिट में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जैसे बच्चे ने 12 के बाद 1 साल का सर्टिफिकेट लिया है तो वो भी उसका एकेडमिक क्रेडिट में जोड़ा जाएगा। 2 साल का डिप्लोमा लिया जाएगा तो वो भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, उनको ऐसा नहीं कि नहीं माना जाएगा, वो उसके क्या होंगे, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होंगे। ये बच्चे का बेनिफिट यहाँ पे देखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 10 की थिंग्स अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी इसकी 10 ऐसी खास बातें जो इसमें एक नया किया जा रहा है, जो इसमें वो हम देख लेते हैं क्या क्या नया है और क्या क्या पुराने को ही नया किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। पहला अगर आप देखेंगे, ये इसका शॉर्ट भी आप देख सकते हैं कि इन 10 पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन किस प्रकार से होगी। पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो 12th के बाद प्राइवेट स्कूलों में कोर्स करते हैं या जैसे वो मेडिकल में जाते हैं या फिर होटल मैनेजमेंट में जाते हैं, कोई नर्सिंग में जाते हैं, वो कोर्स वैसे ही रहेंगे। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये शिक्षा के क्षेत्र की बात की जा रही है कि जो बच्चे एजुकेशन में अपना फील्ड बनाना चाहते हैं उनके लिए एजुकेशन की बात ज़्यादा की गई है यहाँ पे। ठीक है, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, जो कोर्सेज हैं वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, वो एज इट इज़ ही रहेंगे। चलिए, तो हम इन 10 बातों की बात कर रहे थे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। सबसे पहले हम देखेंगे जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है,
उसका दायरा व्यापक कर दिया गया है। पहले भी मैंने बताया था कि पहले जो शिक्षा थी वो 12 वर्ष की थी, ठीक है, अब कितनी कर दी है, 15 वर्ष की। यानी राइट टू एजुकेशन का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ गया है, वो 15 साल कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेशनल एजुकेशन कमीशन की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से पूरे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको देखा जाएगा, क्या क्या रिफॉर्म करने हैं, क्या क्या इसमें एडिशनल कहाँ पे काम सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारा काम कौन देखेगा, नेशनल एजुकेशन कमीशन देखेगा, ठीक है। एक और यहाँ पे देखने को मिलेगा, तीसरा पॉइंट है कि मिड डे मील कार्यक्रम का विस्तार। यानी अभी तक जो मिड डे मील दिया जाता था उसमें दोपहर का खाना दिया जाता था, बच्चे को लंच दिया जाता था, लेकिन अब उसमें बच्चे को ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। यानी मिड डे मील में अब लंच और ब्रेकफास्ट दोनों दिया जाएगा। साथ ही अगर आप देखेंगे कक्षा 1 से लेके और 5 तक भाषा का विकास किया जाएगा और इसके लिए भाषा मेला लगाया जाएगा और गणित मेले लगाए जाएंगे ताकि बच्चे देखकर सीखें, ठीक है, प्रैक्टिकली उन चीज़ों को सीखें। नेक्स्ट है लाइब्रेरी, यानी जो पुस्तकालय हैं उनको जीवंत किया जाएगा, उनको लाइव दी जाएगी। यानी जैसे स्टोरी सुना के, लघु कथाएं सुना के, नाटक करके, और इनके लिए जो पुस्तक आएंगी ये सारी चीज़ें लाइब्रेरी में उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। एक बहुत चैलेंज था, अभी तक जो एजुकेशन थी वहाँ पर लड़कियाँ एक एज के बाद शिक्षा को छोड़ देती थी, उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते थे, वो घर से बाहर रहें तो कहाँ रहें, ये चीज़ें उनके लिए था। अब देखते हैं यहाँ पे क्या चेंज किया गया है। जैसे लड़कियों की शिक्षा जारी रखने के लिए उचित वातावरण, ठीक है, उचित वातावरण, यानी उनके लिए जैसे नवोदय विद्यालय में हॉस्टल बने होते हैं तो उनके लिए भी लड़कियों के लिए शिक्षा जारी रखने के लिए हॉस्टलों का निर्माण किया जाएगा ताकि लड़कियां अपनी एजुकेशन को जारी रख सकें, ठीक है। साथ ही अगर आप देखेंगे जो रेमेडियल शिक्षण है उसको मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। यानी जो उपचारात्मक शिक्षण होता है, यानी जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं या कोई और उनकी क्या होंगी प्रॉब्लम्स होंगी, उसके लिए नया शिक्षक अपॉइंट किया जाएगा। या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो शिक्षक जो स्कूल में हैं उन्हीं को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो उन बच्चों को क्या कर सकें, जो और बच्चे हैं उनके साथ शामिल कर सकें, ठीक है, मुख्य धारा में शामिल कर सकें। चलिए नेक्स्ट है टीचर को सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी में जैसे उनको कंप्यूटर की हेल्प ले सकते हैं, लैपटॉप, फ़ोन, यानी जो ऑनलाइन इलेक्ट्रिक जो एजुकेशन है वो टीचर को अब आनी चाहिए। टीचर को वो चीज़ें, स्मार्ट क्लास की सारी चीज़ें टीचर को भी आनी चाहिए। उसका इस्तेमाल किस प्रकार से करना है उसके लिए टीचर को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बस्ते का बोझ कम करना और सीखने पर ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। यानी जैसे पहले साइंस बच्चे लेते थे वो ले लेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तो उनमें क्या था, एक बर्डन था, केवल पढ़ाई का बर्डन था। लेकिन अब बच्चे को क्या है, अब वो आर्ट्स के साथ एक साइंस का सब्जेक्ट भी ले सकता है, तो यानी अब वो ज़्यादा सीखेगा और उस पर जो पढ़ाई का दबाव है वो कम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा और बहुभाषा को प्राथमिकता दी गई है, जो हमने पहले भी देखा। जो प्राइमरी लेवल है 5 to 8, 5 तक और 8 तक क्या कर सकते हैं, मदर लैंग्वेज में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कुल मिला के देखें जो ये इसका एम देखने को मिला है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो एम देखने को मिला है वो है ऑल अराउंड डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, साथ ही साथ वोकेशनल, यानी जो करियर से रिलेटेड व्यावसायिक शिक्षा, जो प्रोफेशनल शिक्षा यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसका जो पूरा कंक्लूज़न निकलता है वो सीधे के सीधे किस में जाता है, उनके प्रोफेशन पे जाता है कि वो अपना प्रोफेशन किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है, बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो कह रहे हैं कि भारत में अब जो शोध होती हैं, जो रिसर्च होती हैं, जो वैज्ञानिक बनते हैं और जितने भी नई इनोवेशन होती हैं, इस शिक्षा नीति से, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से वो
तिगुनी 3 गुना रफ्तार से बढ़ेगा। यानी अब भारत में परफेक्शन होगा। ठीक है, रटने वाली जो पॉलिसी थी वो ख़त्म हुई, अब है परफेक्शन। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट में ये सारी पॉलिसी करवा रहे हो, अप्लाई करवा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ये ध्यान देना होगा कि स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पर्याप्त टीचर हों, जिन बच्चों के इस सर के ऊपर छत नहीं रहती है वो छत उन्हें मिले, बैठने के लिए उन्हें चेयर टेबल मिले, उन्हें एक अच्छा वातावरण मिले। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब तक बच्चे और टीचर को नहीं मिलेंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्लाई नहीं किया जा सकता है। केवल मिड डे मील में आप लंच के साथ ब्रेकफास्ट देके अपने हमारे देश का विकास नहीं हो सकता, बच्चे का विकास नहीं हो सकता है। बिना पढ़े, बिना स्किल डेवलपमेंट के कोई भी नए भारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और केवल फ्री एजुकेशन देने से बात नहीं बनेगी, उसके लिए सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो तो कौन पेरेंट्स अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजेगा? अगर इसका गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर पूरे पर्याप्त हों और जिस सब्जेक्ट के लिए जो टीचर हो वो अपॉइंट हो, तो सारे जो प्राइवेट के बच्चे भी होते हैं वो कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट की तरफ उनका झुकाव बढ़ेगा। तो इस प्रकार से कुल आप देखेंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, थोड़ी कुछ खामियां भी हैं। अगर इसको गवर्नमेंट चाहे तो इसको पूरा मतलब इन खामियों को दूर कर सकती है। ठीक है, तो ये थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो आप सब ने देखा ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी वो बहुत इंपॉर्टेंट 3 करंट के टॉपिक से होंगे, जिसमें हम रफाल से बात करेंगे, कोरोना से बात करेंगे, और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस टाइप से क्वेश्चन पुटअप होंगे वो सारे फॉर्मेट हम देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।